आज मैं आपको परिपथ विश्लेषण से संबंधित कुछ प्राथमिक जानकारी देना चाह रहा हूँ। तो किसी परिपथ में धारा या विभव का मान ज्ञात करना या किसी राशि जैसे प्रतिरोध प्रेरकत्व का मान ज्ञात करना उस परिपथ का विश्लेषण कहलाता है। यानी कि उस परिपथ के बारे में जानकारी ज्ञात करना उस परिपथ का विश्लेषण कहलाता है। सरल परिपथों का विश्लेषण आसान है, साधारणतः ओम के नियम से हम परिपथ का विश्लेषण करते हैं, लेकिन जटिल परिपथों का विश्लेषण थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन उसके लिए कुछ हमारे पास ऐसी विधियां हैं जिनको हम क्रमबद्ध या स्टेप वाइज प्रयोग करें तो विश्लेषण कार्य आसान हो जाता है। इस परिपथ विश्लेषण में कुछ परिभाषाएं, कुछ शब्दावलियों का प्रयोग होता है, उसको मैं एक एक करके बताने जा रहा हूँ। तो पहली चीज़ है वो है परिपथ अवयव। तो परिपथ अवयव क्या है? सर्किट एलिमेंट, दो टर्मिनल, तो दो टर्मिनलों के मध्य जुड़े परिपथ का भाग या परिपथ का अवयव परिपथ अवयव कहलाता है। दो टर्मिनलों के मध्य, तो ये दो टर्मिनल हैं, उसके बीच में ये प्रतिरोध जोड़ दें, चाहे इसकी जगह प्रेरकत्व जोड़ दें, धारिता जोड़ दें, बैटरी जोड़ दें, तो वो परिपथ का अवयव कहलाएगा। दूसरा है शाखा। तो अगर इन दो टर्मिनलों के बीच में अगर एक से ज़्यादा परिपथ के अवयव जोड़ दें तो फिर हम इसको शाखा कहते हैं। तो इस प्रकार शाखा दो टर्मिनलों के मध्य श्रेणी क्रम में जुड़े अवयवों का समूह शाखा कहलाता है। उसके बाद है नोड या संधि। तो अगर परिपथ के किसी बिंदु पर दो या दो से ज़्यादा कितनी भी शाखाएं हो सकती हैं, अगर किसी बिंदु पर दो या दो से ज़्यादा शाखाएं मिलती हैं तो वो बिंदु परिपथ में नोड या संधि या जंक्शन कहलाता है। इसके बाद है लूप या पाश। तो दो या दो से अधिक शाखाओं से मिलकर के बना बंद पथ लूप कहलाता है। लूप का सामान्य अर्थ एक छल्ला होता है। तो एक बंद पथ जो दो शाखाओं से या दो से अधिक शाखाओं से मिलकर के बना होता है वो लूप या पाश कहलाता है। इसके बाद है जाल या नेटवर्क। तो इस लूप में अगर हम लूप की संख्या और बढ़ा दें, कोई और परिपथ अवयव जोड़ दें, इस तरह अगर हम जोड़ दें तो इस तरह हमारे पास ये अनंत अवयव हो सकते हैं, हम कितने भी इसमें जोड़ सकते हैं। तो ये परिपथ जो है जटिल हो जाएगा। तो जितने इसमें लूप बढ़ते चले जाएंगे उतना ही ये परिपथ जटिल हो जाएगा, और इस जटिल परिपथ को ही जाल या नेटवर्क कहा जाता है। तो विभिन्न शाखाओं से, विभिन्न लूपों से मिलकर के बना जटिल परिपथ नेटवर्क कहलाता है। अब इस नेटवर्क को हम दो भागों में बांटते हैं, एक समूह नेटवर्क और एक विभाजित नेटवर्क। समूह नेटवर्क और एक विभाजित। तो जिस जाल में अवयवों को अलग अलग करना संभव हो उसको समूह जाल कहेंगे, समूह नेटवर्क कहेंगे, और जिस जाल में अवयवों को अलग अलग करना संभव नहीं हो हम उसको विभाजित जाल कहते हैं। इसके बाद है नेटवर्क के प्रकार। तो नेटवर्क के हम दो प्रकार, एक्टिव यानी कि सक्रिय और निष्क्रिय। तो जिन जाल में धारा या विभव का स्रोत उपस्थित हो उसको हम सक्रिय नेटवर्क या सक्रिय जाल कहेंगे, जिसमें धारा या विभव का स्रोत उत्पन्न नहीं हो उसको हम निष्क्रिय जाल या निष्क्रिय नेटवर्क कहेंगे। एक शब्द काम में आता है रेखीय अवयव। तो परिपथ का वो अवयव जिसके सिरों पर विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता हो उसको हम रेखीय अवयव कहते हैं। अर्थात जिस अवयव में ओम का नियम लागू होता है उसको हम रेखीय अवयव कहते हैं। जैसे प्रतिरोध है, प्रेरकत्व है, धारिता है, इसको हम रेखीय अवयव कहते हैं। लेकिन डायोड के सिरों पर जो विभव है वो धारा का समानुपाती नहीं होता, इसलिए डायोड रेखीय अवयव नहीं है। एक है द्विपार्श्व प्रतिबाधा। द्विपार्श्व प्रतिबाधा।
तो ऐसी प्रतिबाधा जिसको विपरीत क्रम में जोड़ने पर भी परिपथ में कोई प्रभाव नहीं होता हो, या जिसमें प्रवाहित धारा को व्युत्क्रम कर दें तो भी धारा उतनी आसानी से बहती हो, तो ऐसी प्रतिबाधा को हम द्विपार्श्व प्रतिबाधा कहते हैं। जैसे प्रेरकत्व है, धारिता है, प्रतिरोध है, ये द्विपार्श्व प्रतिबाधाएं हैं। इनको विपरीत क्रम में जोड़ने पर परिपथ में कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन डायोड द्विपार्श्व प्रतिबाधा नहीं है, उसको विपरीत क्रम में जोड़ने पर परिपथ में अग्रबायस या पश्च बायस दोनों में से कोई सी भी स्थिति विपरीत क्रम में हो जाती है। इसके बाद विश्लेषण में हम मुख्यतः प्रयोग करते हैं किरचॉफ के नियम का। तो किरचॉफ के जो नियम हैं, ये दो नियम हैं, एक धारा नियम और एक वोल्टता नियम। धारा नियम संधि पर लागू होता है, वोल्टता नियम लूप या पास में लागू होता है। सॉरी। तो अगर ये धारा नियम की बात करें तो ये संधि है, इस संधि पर एक धारा आती है I1, इस संधि पर दूसरी धारा आती है I2, इस संधि से एक धारा निकलती है I3। तो इस नियम के अनुसार किसी संधि पर धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। तो धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है, इसका अर्थ यह है कि धारा की दिशा महत्वपूर्ण होती है। तो धारा की दिशा हम किस तरह लेते हैं, तो उसके लिए हम जो धारा संधि की तरफ आती है उसको धनात्मक लेते हैं। तो I1 धारा धनात्मक है, I2 धारा धनात्मक है, और जो धारा संधि से दूर जाती है उसको हम ऋणात्मक लेते हैं। तो नियम के अनुसार धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। तो समीशन I = 0, और यहाँ इस संधि के लिए I1 धनात्मक है, I2 धनात्मक है, लेकिन I3 ऋणात्मक है, तो तीनों का योग शून्य होगा। और अगर हम इस तरह लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं I1 + I2 = I3। तो ये हो गया संधि पर आने वाली धाराओं का योग, ये हो गया जाने वाली धारा। तो संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इस नियम को हम इस तरह भी कह सकते हैं। दूसरा है वोल्टता नियम। जो वोल्टता नियम है ये किसी लूप में लागू होता है। तो अगर ये एक स्रोत है, ये प्रतिरोध है और ये एक धारिता है, तो इस लूप में तीन अवयव हैं, स्रोत, प्रतिरोध और धारिता। तो ये नियम कहता है कि इन तीनों पर विभवों का बीजीय योग शून्य होगा। अर्थात तीनों पर विभव निकालें, उन तीनों का योग करें तो कुल मिलाकर के समेशन V = 0। अब ये है कि विभव में फिर धनात्मक और ऋणात्मक विभव किस तरह हम प्राप्त करेंगे। तो अगर हम धारा की दिशा में चलें, मान लीजिए इसमें धारा इधर बहेगी, तो अगर धारा की दिशा में चलें तो अवयव पर जो विभव होगा वो धनात्मक होगा, और धारा की विपरीत दिशा में चलें तो अवयव के सिरों पर जो विभव होगा वो ऋणात्मक होगा। दूसरी बात कि बैटरी के सिरों पर विभव धनात्मक लिया जाएगा, ऋणात्मक लिया जाएगा। तो अगर हम लूप में चलते समय बैटरी पर पहुंचते हैं तो बैटरी का जो सिरा पहले आता है वही बैटरी का विभव का चिन्ह लिया जाता है। तो अगर हम इस दर से चलते हुए यहाँ आए तो पहले बैटरी का ऋणात्मक सिरा आएगा, तो उस स्थिति में बैटरी का विभव ऋणात्मक लिया जाएगा। और लूप में इधर से चलते हुए धारा की विपरीत दिशा में आए तो इस विभव का चिन्ह धनात्मक लिया जाएगा, और कुल मिलाकर के इन तीनों विभवों का योग शून्य होगा। तो ये किरचॉफ का वोल्टता नियम कहलाता है। शेष अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।